वैद्युत रसायन है का डिस्कशन करूंगा। इस अध्याय के व्याख्यान 1 में हमने आपको इस अध्याय का परिचय इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव की चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज इस अध्याय का दूसरा व्याख्यान है। इस दूसरे व्याख्यान में हमारे चर्चा के बिंदु होंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वास्तव में एकल इलेक्ट्रोड है। अब देखते हैं कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना क्या है। इस इलेक्ट्रोड में आप देखें तो प्लेटिनम धातु की छड़, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सांद्रता के विलयन में उपस्थित होती है। ये विलयन की सांद्रता या ये जो विलयन है 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सांद्रता का विलयन है और जो प्लेटिनम की छड़ है इसमें डूबी हुई है। इस छड़ के चारों ओर एक वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब अगर आप इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0.0 वोल्ट माना गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहां आपके सामने लिखा है एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में। इसका आशय आपको स्पष्ट करते हैं। इसका आशय यह है विद्यार्थियों कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का आशय यह है कि इसे हम अन्य इलेक्ट्रोडों के सापेक्ष जोड़कर गैल्वानी सेल बनाते हैं। तो जिस गैल्वानी सेल में ये एनोड के रूप में प्रदर्शित होगा या जिस गैल्वानी सेल में ये एनोड बनेगा उसका प्रदर्शन ऐसा होगा, और जिस गैल्वानी सेल में ये कैथोड बनेगा उसका प्रदर्शन ऐसा होगा। इसे और आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपको लिखा है H2/H+, ये ऑक्सीकरण को व्यक्त करता है, और ये जो लिखा है H+/H2 ये अपचयन को व्यक्त करता है। आप भली भांति जानते हैं कि गैल्वानी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करना ऑक्सीकरण है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन है। H2 से H+ तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाएगा, और H+ से H2 तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ये बात आपको बता दिया कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड हैं, अगर उनका इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो तो उसमें हम सहायता लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब ये आपके सामने बच्चों डिस्कस करते हैं कि एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात ये कि एकल इलेक्ट्रोड होता क्या है। ये आपके सामने जिंक एकल इलेक्ट्रोड और कॉपर एकल इलेक्ट्रोड प्रदर्शित हैं। तो एकल इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में उपस्थित होती है। जैसे ये आपके सामने जिंक एकल इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ये जो जिंक राड है ये जिंक लवण के विलयन में उपस्थित है, और इस कॉपर एकल इलेक्ट्रोड में ये कॉपर की राड कॉपर लवण के विलयन में उपस्थित है। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापा जाए। एक प्रश्न आप
कि मन में विद्यार्थियों आता है कि अगर हम किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना चाहें, जैसे जिंक एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना चाहें, तो यहां हम वोल्टमीटर लगा दें और जो रीडिंग आ जाएगी वही इस जिंक एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं, जब आप इससे वोल्टमीटर जोड़ेंगे तो यहां आपको कोई मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मान प्राप्त होने के लिए इलेक्ट्रॉन या धारा का प्रवाह होना चाहिए, और एकल इलेक्ट्रोड से जब आप वोल्टमीटर जोड़ेंगे तो किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब यह सवाल आता है कि एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाला जाए। तो यहां यह आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष विभव को मापना संभव नहीं है। अब इसमें देखें, जैसे पीछे हमने डैनियल सेल पढ़ा था, तो डैनियल सेल में हम क्या करते थे कि दो एकल इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ करके गैल्वानी सेल बनाते थे। जैसे ये डैनियल सेल में जिंक अर्ध सेल और कॉपर अर्ध सेल हैं, इनके विलेन एक दूसरे से लवण सेतु के द्वारा जुड़े हैं और ये इलेक्ट्रोड इनके वोल्टमीटर से जुड़े हैं। तो जो यहां विभव प्राप्त होता है वो किसी एकल इलेक्ट्रोड का नहीं है, वो वास्तव में इस डैनियल सेल का है। लेकिन हमारे सामने समस्या क्या है विद्यार्थियों, कि हम एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना चाहते हैं, और वो कैसे मापें। हमारे सामने अभी एक आया कि इसमें हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता ले सकते हैं। तो करना आपको यही है कि जिस भी आप एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना चाहते हैं उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके गैल्वानी सेल बनाइए। जैसे आप जिंक अर्ध सेल या जिंक एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना चाहते हैं, तो इस जिंक अर्ध सेल को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर गैल्वानी सेल बनाना होगा। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये आपका जिंक अर्ध सेल है और ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इन दोनों से गैल्वानी सेल बनाया गया है, जिसमें जिंक अर्ध सेल एनोड का और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य कर रहा है। अब यह भी सवाल आता है कि जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी अर्ध सेल से जोड़ते हैं तो कौन सा गैल्वानी सेल का एनोड बनेगा और कौन इलेक्ट्रोड गैल्वानी सेल का कैथोड बनेगा। उसकी व्याख्या यह है विद्यार्थियों कि अभी आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे और विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे कि जो जिंक धातु है उसका स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है, अर्थात जिंक धातु की सक्रियता हाइड्रोजन से अधिक है। तो अगर आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर गैल्वानी सेल बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो एनोड बनाएगी और हाइड्रोजन उसका कैथोड बनेगा। अगर कोई हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु है, जैसे यहां भी एक गैल्वानी सेल बनी है, इसमें कॉपर कैथोड है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है, उसका उत्तर विद्यार्थियों यही है कि जो कॉपर है उसकी सक्रियता हाइड्रोजन से कम है। इसीलिए जब हम कॉपर अर्ध सेल और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ करके गैल्वानी सेल बनाते हैं तो इस गैल्वानी सेल में जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है और जो ये कॉपर है वो कैथोड का कार्य करता है। अब देखिए, जैसे हमने जिंक अर्ध सेल को लिया और उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा, तो यहां देखिए जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ये वास्तव में विद्यार्थियों ये इस गैल्वानी सेल का सेल विभव है। तब आप प्रश्न करेंगे कि जब ये गैल्वानी सेल का सेल विभव है तो जिंक अर्ध सेल का सेल विभव क्या होगा। उसे आप
स्पष्टता से समझें। किसी गैल्वानी सेल के मानक सेल विभव के लिए यह सूत्र प्रयुक्त होता है, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस सूत्र में आपको बच्चों देखना है कि कैथोड और एनोड दोनों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को प्रयुक्त करना है। अगर हम इस जिंक अर्ध सेल के लिए देखें जिसके साथ हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर गैल्वानी सेल बनाया, तो इसके E नॉट सेल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका कैथोड है और ये जो जिंक अर्ध सेल है इसका एनोड है। तो आप जानते हैं, अभी आपने सीखा कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। तो इस फार्मूले से आप देखें तो यहां आपको मिलता है E नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn दिस इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये माइनस 0.76 वोल्ट क्या है विद्यार्थियों? ये जिंक अर्ध सेल का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। अगर आप इसके मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो उसका जो आंकिक मान है वो 0.76 वोल्ट रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, अब वो हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। अब इसी तरह से अगर हम कॉपर अर्ध सेल की बात करें तो कॉपर अर्ध सेल में आप देख सकते हैं कि यहां हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर अर्ध सेल से जोड़ करके गैल्वानी सेल बनाया है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आता है, यहां वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है उसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी एकल इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर गैल्वानी सेल बनाइए। जो गैल्वानी सेल का सेल विभव होगा वो वास्तव में एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब जितनी भी धातुएं हैं, अगर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों को हम एक क्रम से रख दें तो हमको एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है और उस श्रेणी को हम नाम देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखें, कहते हैं कि विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। यह बात आपको बहुत स्पष्ट कर दी गई कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने में मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों को मानक माना गया है। यह आपके सामने धातुओं की वैद्युत रासायनिक श्रेणी दिख रही है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर लिथियम है जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ये वैल्यू है और वो वैल्यू है -3.04 वोल्ट। अब वहां से आप नीचे की ओर आए और हाइड्रोजन पर आए तो हाइड्रोजन के जो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है जिसे आप सीख चुके हैं कि ये 0.0 वोल्ट होती है। अगर आप नीचे की ओर देखें तो हाइड्रोजन से ठीक नीचे कॉपर है और कॉपर का भी आपने देखा था कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। अगर आप सबसे नीचे देखें तो सबसे नीचे गोल्ड है और उसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्लस 1.50 वोल्ट है। अब अगर आप पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान जितना ऊपर है उसका इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक ऋणात्मक है। हाइड्रोजन पर आकर के 0 हो जाता है और उसके बाद धनात्मक वैल्यू
प्रारंभ हो जाती है। अब इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम कुछ निष्कर्ष ज्ञात करते हैं और वही इसके मुख्य लक्षण हैं, और ये मुख्य लक्षण आपके सामने लिखे गए हैं। पहला अपचायक क्षमता, दूसरा धन विद्युतीय लक्षण, तीसरा सक्रियता या क्रियाशीलता, और चौथा जो है वो है ऑक्सीकारक क्षमता। यहां ये आपको एरो से दिखाई दे रहा है, ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और यहां भी एक एरो एक के लिए लिखा है, ऑक्सीकारक क्षमता के लिए। हम आपको इसका आशय स्पष्ट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका आशय यह है विद्यार्थियों कि अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएं तो अपचायक क्षमता, धन विद्युतीय लक्षण तथा सक्रियता घटती जाती है, किंतु ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। अब इसको आप और एक्सप्लेन करें तो यह बात आती है, कहते हैं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं ज्यादा सक्रिय हैं, हाइड्रोजन से कम नीचे स्थित धातुएं कम सक्रिय हैं। तो इस तरह से आप इन गुणों को, चार गुणों को पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी से जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या है। अगर वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आपसे अनुप्रयोग की चर्चा करें तो पहला अनुप्रयोग आपको दिख रहा है, और वो अनुप्रयोग है विद्यार्थियों तुलनात्मक अध्ययन में। तो तुलनात्मक अध्ययन का क्या आशय है या कंपैरेटिव स्टडी का क्या मीनिंग है। कंपैरेटिव स्टडी का आशय यह है विद्यार्थियों कि जैसे आप चार गुणों को देख रहे थे, अपचायक क्षमता, धन विद्युतीय लक्षण, सक्रियता तथा ऑक्सीकारक क्षमता, इनकी अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी हो तो हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। आप इस उदाहरण को देखें कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको इनको बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ती हुई अपचायक क्षमता का क्रम हम देखेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि अपचायक क्षमता कैसे परिवर्तित होती है। उसका उत्तर यह है विद्यार्थियों कि अगर आप इनमें देखें तो ये पोटेशियम है, ये सिल्वर है, ये मैग्नीशियम है और ये क्रोमियम है। अगर आप इन चारों में तुलना करें तो इन चारों में सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका है? पोटेशियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद क्रोमियम का, और सबसे लास्ट में क्या आता है? सिल्वर। तो यहां आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी होगी? पोटेशियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, फिर किसकी होगी? क्रोमियम की, और फिर क्या होगी? सिल्वर की। तो ये जो अपचायक क्षमता का क्रम आपको दिया गया है, ये अपचायक क्षमता का घटता क्रम है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम और फिर क्या? सिल्वर। अगर इसी को बढ़ते हुए क्रम में आप लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं Ag लेस देन Cr इज लेस देन Mg इज लेस देन K। तो ये आपकी अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम होगा, और ये ऊपर जो लिखा है वो आपकी अपचायक क्षमता का घटता क्रम है। क्रम लिखने से
अपचायक क्षमता परिवर्तित नहीं होती। दोनों में आप देखें, इसमें भी सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता पोटेशियम की है, क्योंकि इन चारों धातुओं में सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव पोटेशियम का है, लेकिन किस साइन के साथ? ऋणात्मक साइन के साथ। और वहां आप देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इसी के आधार पर आप अन्य गुणों जैसे धन विद्युतीय लक्षण, सक्रियता और ऑक्सीकारक क्षमता को और अच्छे से समझ सकते हैं, और इसी प्रश्न के आधार पर अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का आपके सामने अनुप्रयोग है विद्यार्थियों, वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में हम पहले चर्चा करेंगे धातुओं का विस्थापन। तो जैसे अभी आप देखें तो ये आपके सामने ये एक विस्थापन अभिक्रिया लिखी गई है, CuSO4 प्लस Zn, दिस इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या विस्थापित हो रहा है? इसमें जो कॉपर है वो जिंक से विस्थापित हो रहा है, या जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो कहते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या यह है बच्चों, कहते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु की सक्रियता अधिक होती है वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहां आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक है, इसीलिए जिंक धातु कॉपर सल्फेट जो कॉपर का एक लवण है उससे कॉपर को विस्थापित कर देती है। अगर आप इसकी और व्याख्या जानना चाहें तो इसकी व्याख्या यह है विद्यार्थियों कि अधिक सक्रियता के कारण जिंक का ऑक्सीकरण होता है और विलयन में जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण यह विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इस पर आधारित आपको और भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यह है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता सिल्वर से अधिक है। कैसे पता चला? विद्युत रासायनिक श्रेणी से। यह दूसरा प्रश्न भी है कि आयरन धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है किंतु सिल्वर नहीं कर पाती। क्यों? उसका उत्तर भी स्पष्ट है कि आयरन इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है क्योंकि कॉपर की सक्रियता आयरन से कम है या आयरन की सक्रियता कॉपर से ज्यादा है, जबकि सिल्वर की सक्रियता कॉपर से कम है। अब यह दिया गया है कि धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। तो यहां बहुत स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है, और आप बताएं हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक कौन होगी? उत्तर बहुत स्पष्ट है कि जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। इसीलिए ये जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रही है। अब इसमें देखें विद्यार्थियों कि धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन का विस्थापन। अब यह बात आती है कि आयरन तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर की धातुएं उदासीन जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे आता है कि क्या कारण है कि सोडियम धातु ठंडे जल से, मैग्नीशियम धातु गर्म जल से और Fe जलवाष्प से क्रिया करती है। अब आप देखें कि ये तीनों धातुएं जल से क्रिया कर रही हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि सोडियम ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती है, मैग्नीशियम गर्म जल से और Fe जलवाष्प से क्रिया करती है? उसका उत्तर देखें विद्यार्थियों। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन तीनों में सबसे ऊपर स्थान सोडियम का है, मैग्नीशियम का स्थान उससे नीचे है और आयरन का स्थान इन तीनों से नीचे है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो सक्रियता कम हो जाएगी, और यहां जब गर्म जल करते हैं या जलवाष्प करते हैं
तो ताप बढ़ाने से सक्रियता बढ़ जाती है, इसीलिए ये साधारण जल से क्रिया ना करके इनमें गर्म जल और जलवाष्प लगानी पड़ती है। अब ये बात आई है, ये भी अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी का कि धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। अब इसमें आप क्या कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड का धातु और जल में अपचयन हो जाता है। ये दो आपके सामने उदाहरण दिया गया है, एक निकल ऑक्साइड का है और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड का है। और हाइड्रोजन देखिए, जैसे निकल ऑक्साइड का अपचयन निकल में और क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में कर देती है। इसी तरह का एक उदाहरण और है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित है कि धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। जैसे आपको लिखा है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन देता है, ये सिल्वर ऑक्साइड गर्म करने पर सिल्वर और ऑक्सीजन देता है, और ये जो गोल्ड ऑक्साइड है ये गर्म करने पर गोल्ड और ऑक्सीजन देता है। तो इसी को कहते हैं कि ये हीटिंग का साइन बना हुआ है कि ये ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इसकी व्याख्या विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आप कैसे करेंगे? उसका उत्तर है कि धातु ऑक्साइडों का जो स्थायित्व है वो धन विद्युतीय लक्षण घटने के साथ घटता है। आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएं तो धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, और जब धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है तो धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व भी घटता जाता है। अब ये आपके सामने है विद्यार्थियों, और वो है हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता। आप जानते हैं कि वर्ग 17 के तत्व जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये हैलोजन कहलाते हैं। ये समुद्री जल में लवण के रूप में पाए जाते थे, इसीलिए इनका नाम हैलोजन पड़ गया। तो आप देखें, अगर इनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो सबसे ज्यादा धनात्मक फ्लोरीन का है और सबसे कम धनात्मक आयोडीन का है, और इसीलिए आप देखें कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन की और सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता आयोडीन की है। ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजन हैं उनकी ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है, और इसे भी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ा गया है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रदर्शित होता है। अब इस व्याख्यान पर आधारित ये असाइनमेंट आपके पास है बच्चों। पहला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की गई, ये धातुएं दी गई हैं, तो आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी है। दूसरा सवाल आपका, ये दो निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वानी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ये आपको दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, और इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जो बताया था कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपके सामने एक तीसरा सवाल है कि चार धातुओं ए, बी, सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। इन धातुओं को इनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसका उत्तर यही है कि उस धातु की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक ये -2.0 वोल्ट है जो बी के लिए है, तो सबसे ज्यादा बी की होगी। उसके बाद इसी तरह से आप देखें तो फिर डी की होगी, फिर सी की होगी, और फिर ये वैल्यू किसके लिए आएगी? ए के लिए आएगी। तो इन असाइनमेंट को बच्चों आप करिएगा। अभी हम व्याख्यान 3 में आपके सामने इसी अध्याय के और तथ्यों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलौनों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में खेलते हुए वो बच्चे आते हैं जो खिलौनों को पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इसका एक पक्ष है।
इसका दूसरा पक्ष वो है